Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So today we'll be starting with macroeconomics. Macroeconomics में हम differentiation करेंगे between classical and Keynesian. So इसमें दो branches हैं. One is classical and other is Keynesian. ठीक है. So जो classical है वो ज़्यादातर long run में होता है. So it is applicable in long run. ठीक है. So this is very important point. It is applicable in long run and this is applicable in short run. ठीक है. यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है दैट इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर. यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड. और एग्रीगेट डिमांड के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स. और वेयर नेट एक्सपोर्ट्स के एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को जब सब ट्रैक करते हैं तो हमें नेट एक्सपोर्ट्स मिलता है. ठीक है. और यहाँ पे जो हमारा जो वेरिएबल्स होते हैं वो रियल होते हैं, रियल फैक्टर्स होते हैं. सो रियल फैक्टर्स रहते हैं इसमें. सो रियल फैक्टर्स इन द सेंस जो कैपिटल है वो हमारा स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल होगा. स्टॉक ऑफ लेबर जो है दैट इज़ ऑल्सो अ रियल फैक्टर. टेक्नोलॉजी अगर आ जाए, ए कॉम्पोनेंट आ जाए तो वो भी रियल फैक्टर है. ठीक है. सो इसमें बेसिकली बात किसकी हो रही है? क्लासिकल डाइकोटमी. क्लासिकल डाइकोटमी क्या बोलती है? क्लासिकल डाइकोटमी बेसिकली डिफ्रेंशिएट करती है रियल को नॉमिनल के साथ. जो रियल वेरिएबल्स हैं, जैसे कि एक पेन है तो पेन जो है वो रियल है. नॉमिनल जब उसकी प्राइस की बात होगी तो नॉमिनल हो गया. जैसे पेन जो है वो 10 रुपये का है, सो दैट इज़ नॉमिनल. पेन की बात हो रही है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है तो हमारा रियल हो जाएगा. अदरवाइज अगर मॉनेटरी टर्म्स में बात हो रही है दैट इज़ नॉमिनल वेरिएबल. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं दैट इज़, और यहाँ पे ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई चीज़ नॉमिनल है तो वो नॉमिनल से इफेक्ट होगी, रियल से नहीं होगी. और अगर कोई चीज़ रियल है तो वो रियल से इफेक्ट होगी, नॉमिनल से नहीं होगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें नॉमिनल और रियल दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं. मतलब एक चीज़ दूसरे से अफेक्ट हो सकती है. दैट इज़ इम्पोर्टेंट. ठीक है. सो ये चीज़ लिख लीजिए कि नॉमिनल इज अफेक्टेड बाय रियल, इज अफेक्टेड बाय रियल एंड रियल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय नॉमिनल. ठीक है. सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट. अब आगे बात कर लेते हैं कि ये हमारा कब एप्लीकेबल होता है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस क्लासिकल, तो क्लासिकल के अंदर जो मनी है दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और यहाँ पे मनी के सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अलावा और भी रोल्स होते हैं, जैसे मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है ही, मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है ही, बट इट हैज़ अदर रोल एज वेल. दैट इज इट एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है. सो यहाँ पे मनी की डिमांड क्या है? मनी की डिमांड जो है दैट इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन डिमांड, क्योंकि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज हो रहा है. यहाँ पे मनी की जो डिमांड है दैट इज ऑल्सो यूज फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्लस स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ हो रहा है. स्पेक्यूलेटिव पर्पस मतलब जैसे कि अगर मैंने किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली है और मुझे लग रहा है कि उसका प्राइस कुछ टाइम में क्रैश होने वाला है, तो मैं उसको अभी सेल ऑफ कर दूंगी, सो टू अवॉइड कैपिटल लॉस. सो दैट इज स्पेक्यूलेशन. ठीक है. सो मनी का डिमांड हो गया. अगर हम बैंक अकाउंट्स की बात करें, दो अकाउंट्स होते हैं. एक करंट अकाउंट होता है, एक हमारा सेविंग होता है. आप सेविंग किस लिए करते हो? सेविंग कि आपने कुछ सेव करा, आगे आपको कभी यूज़ करना है तो आप करोगे. ये आप डे टू डे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो. सो ये बेसिकली मनी की डिमांड ट्रांजैक्शन के लिए हो रही है. और कुछ आपने सारी चीज़ें आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं करते, कुछ आप सेविंग कर रहे हो कि आप अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस के लिए अपना पैसा सेव कर रहे हो कि कल को कुछ हो जाए तो मेरे पास तब भी पैसा हो. सो दैट इज़ सेविंग. ठीक है. सो क्लासिकल जो अप्रोच थी वो 1930 से पहले आई थी. कीनजन जो थी वो 1930s के बाद आई थी. और अगर हम बात करें नियो क्लासिकल, पोस्ट कीनजन, सो दो इकोनॉमिस्ट हैं. जैसे एक इकोनॉमिस्ट क्या होते हैं जो बेसिकली क्लासिकल यूज़ करते हैं, बट अगर हम बात करें आज के 2020 की अगर बात करें कि वो इकोनॉमिस्ट क्या यूज़ करते हैं, अगर वो क्लासिकल का पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं विद सम मॉडिफिकेशंस इन इट, तो हम उसको बोलेंगे नियो क्लासिकल या पोस्ट क्लासिकल.
यही हम बात करें कीनजन की, कुछ इकोनॉमिस्ट है वो आज इकोनॉमिक्स यूज़ कर रहे हैं कीनजन के पर्सपेक्टिव की, तो उसको हम बोलेंगे नियो क्लासिकल या पोस्ट न्यू कीनजन या पोस्ट कीनजन। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा जो हमारा एएस कर्व होता है दैट इज़ वर्टिकल, प्राइस और हमारे आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप रहता है, और यहाँ पे जो एडी होता है दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो एडी ही ऐसा कर्व है जो कि प्राइस को डिटर्मिन करता है। ठीक है, ये तो जो एएस है वो सिर्फ हमारी आउटपुट को डिटर्मिन करता है, बट अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड हमारे प्राइस को डिटर्मिन करता है। और यहीं पे अगर हम बात करें कीनजन की, कीनजन के केस में जो हमारा एएस का वो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, एंड एक्स जो हमारा एडी होता है दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो जो हमारा डिटर्मिनेशन रहता है वो हमारा किसका, आउटपुट का डिटर्मिनेशन। प्राइस तो कांस्टेंट है, जो एएस है वो प्राइस को यहाँ पे डिटर्मिन कर रहे हैं, यहाँ पे एडी जो है वो आउटपुट को डिटर्मिन कर रहा है कि अगर एडी जो है वो चेंज होगा किसी भी रीज़न की वजह से, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, टैक्सेशन, किसी भी वजह से अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है, सो मतलब आउटपुट जो है दैट इज़ डिटर्मिन्ड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड नॉट बाय एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट सप्लाई का यहाँ पे प्राइस को डिटर्मिन करता है। और क्लासिकल के केस में जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। लेबर मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है। लेबर मार्केट किस में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। एंड जो हमारा लेबर का डिमांड है वो सप्लाई ऑफ लेबर के बराबर होता है। अगर कुछ ऐसा हो कि लेबर की डिमांड ज़्यादा है लेबर की सप्लाई के केस में, तो वेजेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ हो लेबर की डिमांड जो है वो कम है लेबर की सप्लाई से, उस केस में क्या होगा, वेजेस जो हैं वो घट जाएंगे। ठीक है, यही अगर हम कीनजन की बात करें, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती है। ठीक है, सो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मतलब कि लेबर की सप्लाई ज़्यादा है लेबर की डिमांड से, बट यहाँ पे वेजेस जो हैं वो घटने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेजेस क्या रहती है, वेजेस की रिजिडिटी रहती है। अब आप सोच रहे होगे कि रिजिडिटी क्यों होती है, रिजिडिटी अलग अलग रीजंस की वजह से होती है, जैसे लेबर लॉज हैं, लेबर यूनियंस बनी हुई, उसकी वजह से यहाँ पे रिजिडिटी रहती है। ठीक है, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, इट इज़ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। सप्लाई साइड को जब हम देखते हैं तो हम क्लासिकल की बात करते हैं, तो सिर्फ इट इज़ कॉल्ड सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, एंड दिस इज़ कॉल्ड हमारी डिमांड साइड इकोनॉमिक्स। दिस इज़ डिमांड साइड इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो जो इसके अंदर है हमारे सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, जो कि सेज बोलते थे, सेज लोग क्या बोलते थे, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, बट ये प्रोसेस जो था, ये जो टर्मिनोलॉजी थी वो फेल हो गई थी 1930s के अंदर। क्यों ऐसा, इसलिए हुआ था क्योंकि जितनी सप्लाई हुई थी उतनी डिमांड नहीं हुई थी। इससे पहले सब कुछ ऐसा हो रहा था तो ये लॉ क्रिएट हुआ था, बट 1930s के अंदर जो रिसेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन, उसकी वजह से जो डिमांड थी दैट वाज लेस देन सप्लाई। सो जिसकी वजह से क्या आया था, ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो ये जो सेज का लॉ था, सेज का लॉ क्या बोलता था, सेज लॉ वाज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि जितनी सप्लाई है उसके हिसाब से डिमांड हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं था, ये फेल हो गया था। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इट्स ओन डिमांड। ठीक है, सो दैट वाज देयर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ऐसा कुछ नहीं होता। सो यू कैन राइट द ऑपोजिट हियर। आई होप आपको अच्छे से इसके बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, दोनों के बीच में, क्लासिकल और कीनजन के बीच में। ठीक है, सो यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर वील बी कवरिंग प्रोडक्शन फंक्शन एंड ऑल, स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।